हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में यानी आज की वीडियो में उन सभी न्यूज़ को कवर किया गया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे नोट्स के तौर पर। अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए। अगर कोई सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं बन पा रही है तो आप अपनी खराब सिचुएशन को एक्सेप्ट मत कीजिए। तब तक लड़ते रहिए जब तक सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो जाती। यानी परिस्थितियों से भागिए नहीं, परिस्थितियों को अपनाइए, उससे लड़िए और निश्चित तौर पर उस पर सफलता मिलेगी और आप ऐसा कर भी सकते हैं। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। तो 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। आरबीआई ने दी बड़ी राहत, घटेगी ईएमआई। इस पूरी न्यूज़ में कितना रेपो रेट किया गया है, रिवर्स रेपो रेट, और इसके क्या फैसले का जो फैसला लिया गया उसका असर क्या होगा, इन सभी न्यूज़ को हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे, इस हेडलाइन में डिस्कस करेंगे। बंगाल को एम्फान तूफान से जो हानि हुई है उसमें 1000 और उड़ीसा को 500 करोड़ की आर्थिक मदद दी गई है। और यहाँ पर होगा लॉकडाउन, मिसप्रिंट हो गया है। लॉकडाउन से 78,000 से अधिक जिंदगियां बचाई गई हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। आरबीआई ने दी बड़ी राहत, घटेगी ईएमआई। कोविड 19 से देश की इकोनॉमी को लगने वाली बड़ी चोट को देखते हुए इसे दूर करने की कोशिश भी तेज की जा रही है। केंद्र की तरफ से 5 दिनों तक तमाम सेक्टरों के लिए अलग अलग राहत पैकेज देने के बाद शुक्रवार को आरबीआई ने ब्याज दरों में 40 आधार अंकों यानी कि 0.40% की कटौती का ऐलान किया है। यह 2 महीनों के भीतर आरबीआई की तरफ से की गई दूसरी कटौती है। मार्च व अप्रैल में आरबीआई की तरफ से 8 लाख 863 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा चुका है। सावधि कर्ज की वापसी पर जो मोरेटोरियम सुविधा 31 मई तक दी गई थी उसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने एमएसएमई सेक्टर और निर्यातक समुदाय के लिए भी अतिरिक्त राहतों का ऐलान किया है। अब इस पूरी न्यूज़ में क्या ऐलान किए गए हैं, कितनी छूट होगी, उसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। देखिए, इस पूरी न्यूज़ को हम पॉइंट्स के तौर पर जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। इसमें यह दिया गया है कि आरबीआई ने अहम फैसला लिया है। 2 महीने में दूसरी बार आरबीआई ने वक्त से पहले की मौद्रिक नीति की समीक्षा। एमएसएमई सेक्टर और निर्यातक समुदाय के लिए भी अतिरिक्त राहतों का ऐलान। 40 आधार अंक की कटौती रेपो दर में, नई दर 4% के साथ 20 वर्षों के निचले स्तर पर। 3.35% कर दी गई रिवर्स रेपो दर और 3.75% से घटाकर, यानी कि 40 आधार अंकों की कटौती हुई है तो यह अब हो गया है 3.75। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया मोरेटोरियम। अब टर्म लोन की ईएमआई चुकाने से 31 अगस्त तक छूट दी जाएगी। और 15 महीने की गई निर्यात कर्ज अवधि 12 महीने से बढ़ाकर, पहले 12 महीने थी, अब इसको निर्यात कर्ज को बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है। 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एग्जिम बैंक को। परिचालन कर्ज पर ब्याज चुकाने में भी कंपनियों को 31 अगस्त तक मिली छूट। ईएमआई छूट अवधि के ब्याज भी एक साथ नहीं लाए जाएंगे। अब इसमें बैंकों की क्या चिंताएं हैं वो देख लेते हैं। इसमें यह पॉइंट दिया गया है कि अक्टूबर मार्च छमाही में थोड़े सुधारों की उम्मीद के बावजूद चालू वित्त वर्ष में विकास दर नकारात्मक रहने का अंदेशा है। औद्योगिक उत्पादन का लगभग 60% हिस्सा अब भी रेड या ऑरेंज जोन में। कोविड 19 का असर पूर्व अनुमानों के मुकाबले ज्यादा गंभीर। कृषि को छोड़ इकोनॉमी के ज्यादातर क्षेत्र पहली तिमाही में दिखेंगे दबाव में। और चालू वित्त वर्ष के दौरान महंगाई दर पर बड़ी अनिश्चितता। इसमें फिर नीचे पॉइंट दिया गया है कि दारोमदार बैंकों पर
आरबीआई द्वारा रेपो दरों में कटौती के बावजूद हर बार बैंकों की हीला हवाली के चलते ग्राहकों को इसका पूरा फायदा कभी नहीं मिल पाया है। इस बार भी यह बैंकों पर निर्भर करता है कि वे ग्राहकों तक कितना फायदा पहुंचाते हैं। अब इस फैसले का असर क्या क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं। रेपो रेट घटाने से आम ग्राहकों को दो मोर्चों पर बड़ी राहत मिलेगी। पहला, जिन्होंने फ्लोटिंग दर पर लोन लिया होगा उनकी ईएमआई घट जाएगी। दूसरा, जो ताज़ा कर्ज लेना चाहते हैं उन्हें सस्ते दरों पर कर्ज मिलेगा। रिवर्स रेपो रेट घटाने से बैंकों के पास बाजार में कर्ज के रूप में बांटने के लिए अतिरिक्त रकम बचेगी। इससे बैंक उन सभी सेक्टरों और इकाइयों को कर्ज दे सकेंगे जिन्हें इस वक्त तत्काल नकदी की जरूरत है। मोरेटोरियम बढ़ाने से उन कंपनियों और इकाइयों को काफी हद तक फायदा होगा जो किन्हीं वजहों से इस वक्त लोन की ईएमआई चुकाने में सक्षम नहीं हैं। अब वे 31 अगस्त तक ईएमआई चुकाने की बाध्यता से मुक्त हैं। 6 महीने में मोरिटोरियम अवधि का ब्याज भी एक साथ 7वें महीने में नहीं ले सकेंगे बैंक। उन्हें ब्याज भी मासिक किस्त के रूप में लेने को कहा गया है। इससे व्यक्तिगत कर्जदारों और कंपनियों को राहत मिलेगी। निर्यातकों को आरबीआई के फैसले से मदद मिलेगी जिनके लिए न केवल कर्ज भुगतान की अवधि बढ़ाई गई है बल्कि एक्सिम बैंक के माध्यम से अतिरिक्त 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, बंगाल को 1000, उड़ीसा को 500 करोड़ की आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए 1000 करोड़ और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने एम्फान तूफान से मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ उत्तर और दक्षिण 24 परगना के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसके बाद बसीरहाट कॉलेज मैदान में सीएम के साथ समीक्षा बैठक की जहां उन्होंने तूफान से नुकसान का आकलन किया। उधर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एम्फान की तूफान से निपटने के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के चक्रवात प्रभावित लोगों की सुविधा और जरूरत की पूर्ति के लिए 1000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार देगी। यह तत्काल सहायता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और भी आवश्यक मदद करेगी। मोदी ने कहा कि जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा था, ऐसे समय में चक्रवात ने बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया है। स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी व उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में एम्फान के कारण 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य में 82 लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ममता बनर्जी को फोन कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, लॉकडाउन से 78,000 से अधिक जिंदगियां बचाई गई हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का हवाला देते हुए लॉकडाउन पर सवाल उठाने वालों पर सरकार ने आंकड़ों के साथ पलटवार किया है। इसके अनुसार यदि लॉकडाउन लागू नहीं होता तो 15 मई तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 30 लाख को पार कर जाती और इससे मरने वालों का आंकड़ा 81,000 से अधिक होता। लॉकडाउन के बाद कोरोना की वृद्धि दर में गिरावट का ग्राफ दिखाते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोरोना के मरीजों की वृद्धि दर 22.6% से कम होते होते 5.4% तक पहुंच गई है। कोरोना की रोकथाम में लॉकडाउन की उपयोगिता बताने के लिए सांख्यिकी व योजना कार्यान्वयन विभाग के सचिव प्रवीण श्रीवास्तव ने विभिन्न विशेषज्ञों की ओर से तैयार मॉडल को सामने रखा। उनके अनुसार बोस्टन कलस्टिंग ग्रुप का अनुमान है कि भारत में लॉकडाउन न होता तो 15 मई तक देश में 36 लाख से 70 लाख तक कोरोना के मरीज होते और 1,20,000 से 2,10,000 तक लोगों की मौत हो चुकी होती। तो ये नेशनल न्यूज़ की इंपॉर्टेंट 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, ब्राजील रूस में हालात बेकाबू, वहां पर आंकड़े लगातार मरीजों के बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद न्यूज़ है कि अमेरिका ने चीन के साथ शीत युद्ध का किया है ऐलान। अब ये ऐलान क्या है, कैसे, इस न्यूज़ को देखेंगे।
और तीसरी न्यूज है, चीन में 6.6% बढ़ाया अपना रक्षा बजट। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। ब्राजील रूस में हालात बेकाबू। दुनिया में अमेरिका के बाद रूस और ब्राजील कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। इन दोनों देशों में तेजी से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ब्राजील में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 1188 पीड़ितों की मौत हो गई। इसमें मरने वालों की कुल संख्या 20,000 के स्तर को पार कर गई है। इस दौरान 18,500 नए मामले सामने आए हैं। रूस में इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा 150 पीड़ितों ने दम तोड़ दिया है। इस देश में कोरोना के करीब 9,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ब्राजील में जिस गति से नए मामले पाए जा रहे हैं, उससे वह जल्द ही रूस को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर काबिज हो जाएंगे। इस दक्षिण अमेरिकी देश में अब तक कुल 3,12,000 लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। इस महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी से न सिर्फ इस देश की अर्थव्यवस्था के तबाह होने का खतरा बढ़ गया है, बल्कि बोल्सोनारो के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने की उम्मीदें भी धूमिल होती जा रही हैं। रूस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 150 मौतें हुई हैं। हालांकि रूस में दूसरे देशों के मुकाबले कोरोना से मृत्यु दर काफी कम है। रूस में अब तक कुल 3,26,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि 3,249 पीड़ितों की जान जा चुकी है। इसी महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था कि लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा। रूस के ज्यादातर हिस्सों में गत 30 मार्च से लॉकडाउन जारी है। चीन में कोरोना महामारी का केंद्र रहे वुहान शहर में गुरुवार को एक दिन में सिर्फ 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना के रिकॉर्ड 10 लाख टेस्ट किए गए। कोरोना के दोबारा खतरे को देखते हुए 1.1 करोड़ की आबादी वाले पूरे वुहान का टेस्ट किया जा रहा है। वुहान मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी है। इस प्रांत में गुरुवार को कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि देश के बाकी हिस्सों में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में महामारी रोकने के प्रयास में सरकार नए उपकरणों को लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत ब्रिटेन पहुंचने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए खुद को क्वारंटाइन करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 1,000 पाउंड करीब 92,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिका ने चीन के साथ शीत युद्ध का किया ऐलान। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर शुरू हुई तकरार आखिरकार शीत युद्ध तक पहुंच गई है। चीन को लेकर अपने नए विजन डॉक्यूमेंट में अमेरिका ने उस पर कायदे और कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और हितों के अनुकूल बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही हितों के टकराव में उसके मिल रही चुनौतियों का सीधा जवाब देने की घोषणा की है। यूनाइटेड स्टेट स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द पीपुल्स पब्लिक ऑफ चाइना शीर्षक से अमेरिका के इस विजन डॉक्यूमेंट को व्हाइट हाउस ने जारी किया है। वैसे तो इस दस्तावेज में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन उसका मकसद साफ है। अमेरिका ने माना है कि दोनों बड़ी शक्तियां अपने हितों की उचित तरीके से रक्षा करने के लिए आमने सामने हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन के प्रति अमेरिका नीति अभी तक इस उम्मीद पर आधारित थी कि उसके साथ संबंधों को मजबूत बनाने से वहां मौलिक व्यवस्था को बल मिलेगा और विश्व व्यवस्था में चीन एक हिस्सेदार राष्ट्र की तरह बर्ताव करेगा। तो अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चीन ने 6.6% बढ़ाया अपना रक्षा बजट। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश चीन ने अपना रक्षा बजट 6.6% बढ़ा दिया है। शुक्रवार को देश की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 179 बिलियन डॉलर यानी कि 13,60,000 करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया है। यह भारत से 3 गुना ज्यादा है। हालांकि महामारी के बीच चीन ने रक्षा बजट में यह सबसे कम बढ़ोतरी की है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। 2020 के रक्षा बजट में लगातार 5वें साल एकल अंकों की वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय रक्षा और विशेषज्ञ संस्था में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 2020 के लिए भारत का रक्षा बजट 66.9 बिलियन डॉलर लगभग 4,71,000 करोड़ रुपए था। चीन का नवीनतम बजट भारत की तुलना में लगभग 2.7 गुना है अधिक है। संसद को सौंपे गए मसौदे के अनुसार इस साल चीन का रक्षा बजट पिछले साल के 177.61 बिलियन डॉलर के मुकाबले 179 बिलियन डॉलर है।
सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में चीन का कुल रक्षा बजट खर्च अमेरिका की तुलना में केवल एक चौथाई था, जबकि प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में यह महज 17वां भाग था। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी 3 न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है नकारात्मक विकास दर का अंदेशा। केंद्रीय बैंक ने वक्त पर दी राहत, ये बोला है एसबीआई ने, और राहत पैकेज लागू करें बैंक, ये स्टेटमेंट दिया है सीतारमण ने, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं भारत की। पहली न्यूज देख लेते हैं। मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने पूरी इकोनॉमी की डरावनी तस्वीर खींची है। उन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान देश की विकास दर बढ़ाने की जगह घटाने की आशंका जताई है। आरबीआई से पहले मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, नोमुरा बैंक ऑफ अमेरिका, एसबीआई, इकरा जैसी वित्तीय एजेंसियों ने आर्थिक विकास दर में 0.5% से 5% तक गिरावट की आशंका जताई थी। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह भी इस तरह की आशंका जता चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 40 वर्षों में भारत की विकास दर कभी निगेटिव नहीं रही है। आरबीआई गवर्नर ने विकास दर के निगेटिव रहने की आशंका जताई है, लेकिन कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी विकास दर का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आम बजट 2020-21 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नॉमिनल ग्रोथ रेट के 10% रहने की बात जरूर कही थी, लेकिन उसके बाद से काफी हालात बदल चुके हैं। आमतौर पर वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति में आरबीआई विकास दर तय करता है कि उसके आधार पर महंगाई दर भी तय की जाती है। उसके आधार पर सरकार पूरे साल के लिए अपनी उधारी जरूरतों को भी समायोजित करती है। आरबीआई भी इस विकास दर के हिसाब से फंड उपलब्ध कराने संबंधी फैसले करती है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। केंद्रीय बैंक ने वक्त पर दी राहत, यह स्टेटमेंट दिया है एसबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में कटौती और कर्ज की किस्तें चुकाने के मामले में राहत 3 महीने बढ़ाए जाने का उद्योग जगत समेत बैंकिंग दिग्गज एसबीआई ने भी स्वागत किया है। आरबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि इन फैसलों से अर्थव्यवस्था को मुश्किल से उबरने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के कारण लंबे समय तक चले लॉकडाउन के गहरे आर्थिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। इससे उबरने के लिए आरबीआई ने शुक्रवार को कई कदमों की घोषणा की। केंद्रीय बैंक के फैसले के बाद एसबीआई प्रमुख ने कहा, सरकार और आरबीआई का पूरा प्रयास अर्थव्यवस्था की वृद्धि पटरी पर लाना है। इसके साथ ही उनका प्रयास उन चुनौतियों की पहचान करना भी है जिसके कारण उद्योगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। रेपो रेट में कमी, कर्ज की किस्तें चुकाने के मामले में राहत का विस्तार और कारपोरेट कर्ज की सीमा बढ़ाने ऐसे उपाय हैं जिनसे अर्थव्यवस्था को उबरने में मदद मिलेगी। रजनीश कुमार ने कहा कि सारे उपाय कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई बाध्यताओं या बाधाओं की वजह से सामने आई स्थिति से उपजी प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट न्यूज है राहत पैकेज लागू करें बैंक, ये बोला है निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए बड़े आत्मनिर्भर पैकेज को लागू करने के लिए कहा है। 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री की सरकारी बैंकों के साथ प्रमुखों के साथ पहली बैठक हुई, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। केंद्रीय कैबिनेट ने गत बुधवार को इस पैकेज की तमाम योजनाओं को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इंडियन बैंक की प्रबंध निदेशक पद्मजा चंद्रू ने बैठक के बाद बताया कि वित्त मंत्री ने एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज जल्द से जल्द जारी करने, प्रक्रिया, फॉर्मेट और दस्तावेज को आसान बनाने पर जोर दिया है। एमएसएमई को जो राहत पैकेज दिया गया है उसमें सबसे प्रमुख है 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, 9.25% की रियायती दर पर 100% गारंटी स्कीम 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी सबसे बड़ी घोषणा है। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे। पहला आर्टिकल है बुनियाद मजबूत करने का वक्त। रियल एस्टेट के लिए सुधारों की
खुराक जरूरी हो गई थी, ताकि न केवल कोरोना संकट में स्वयं को बचाए बल्कि दीर्घ काल में हमारी अर्थव्यवस्था का अहम रवैया भी बने। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है ब्लैक ऑलिव वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक सुनील अग्रवाल ने। नेक्स्ट आर्टिकल है चीन की कुटिलता का शिकार नेपाल। नेपाल कैबिनेट द्वारा नए विवादास्पद नक्शे को मंजूरी देना किसी और के इशारे पर किया गया काम लगता है, और इस पर लिखा है यह आर्टिकल भाजपा के लोकसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है विपक्ष की राजनीति। इस हालात में, यानी कोरोना के जो हालात फैले हुए हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार इससे जूझ रही है, विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। सबसे पहले हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है बुनियाद मजबूत करने का वक्त। चालू वित्त वर्ष में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कारोबारी जगत को जश्न मनाने का अवसर मिला। सुस्त होती अर्थव्यवस्था के बीच मार्च में राजस्व करीब 10 से 15% घट गया। साल का यह वही पड़ाव होता है जब नौकर पेशा वर्ग वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा होता है। माहौल को देखते हुए वह भी औसत से कम इजाफे की आस में ही था। वहीं कंपनियां आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी थी। तभी कोविड-19 जैसी आपदा आ धमकी और उसने पहले से बिगड़े समीकरण और बिगाड़ के रख दिए। यह आपदा हमें अपने नजरिए को नए सिरे से दुरुस्त करने का अवसर भी प्रदान करती है। ऐसे में कुछ दिखावटी सुधारों के जरिए इसे व्यर्थ न जाने दें, बल्कि क्रांतिकारी सुधारों का सूत्रपात करें। रियल एस्टेट क्षेत्र को भी यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए। रियल एस्टेट देश में दूसरी सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक जीडीपी में इसका योगदान 13% और 2030 तक बाजार का आकार $1 ट्रिलियन हो जाएगा। मध्यम आमदनी वाले मकान अमूमन 200 वर्ग फीट में बनते हैं, जो EWS मकानों के आकार से दोगुने होते हैं। उनमें टाइल्स फ्लोरिंग, MS ग्रिल्स, शीशे वाले UPVS दरवाजे और खिड़कियां, स्टील सिंक से लेकर अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग्स जैसे भी काम होते हैं। यह EWS हाउसिंग की तुलना में कहीं अधिक अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी राह में कई अवरोध खड़े हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी बाधा तो ऊंचा कराधान है। एक अध्ययन के अनुसार मकान के बिक्री मूल्य में 40% हिस्सा तो ड्यूटी, GST और अन्य करों एवं लेवी का होता है। मिड इनकम हाउसिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन उद्योग को सहारा दिए बिना भारत तेज आर्थिक तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा सुझाव यह है कि आवासीय ऋण रेपो दरों से महज 1% अधिक की दर पर ही उपलब्ध कराया जाए। इससे ग्राहकों को फायदे के साथ अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। तीसरा सुझाव रियल एस्टेट, विशेषकर हाउसिंग को GST के दायरे में लाने से जुड़ा है, ताकि यह दोहरे कराधान के जंजाल से बच जाए। फिलहाल घर खरीदार को GST के साथ ही स्टैंप ड्यूटी भी अदा करनी पड़ती है। इससे मकान की कीमत अधिक हो जाती है। इसका उद्योग और अर्थव्यवस्था पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। GST से पहले स्टैंप ड्यूटी 5 से 7% के दायरे में थी, लेकिन अब इस मद में 12% तक की अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। जब कोविड-19 का उपचार मिल जाएगा तो अन्य उद्योगों की तरह रियल एस्टेट की गाड़ी भी सामान्य रूप से पटरी पर आ जाएगी। मगर क्या हमें सामान्य से ही संतुष्ट होना चाहिए? यही वह समय है जब इन सुधारों के जरिए मजबूत अर्थव्यवस्था की आधारशिला रख सकते हैं। क्या वित्त मंत्री जी हमारी बात सुन रही हैं? इसी पर यह आर्टिकल काफी जो भविष्य को लेकर रियल एस्टेट की स्थिति है उस पर लिखा गया है, जो कई पॉइंट की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट है चीन की कुटिलता का शिकार नेपाल। नेपाल से हमारा केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी है। दोनों देश की संस्कृति एक है। जनकपुर, जिसे प्राचीन मिथिला की राजधानी माना जाता है, में माता जानकी का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान बुद्ध की साझी विरासत है। पशुपतिनाथ का मंदिर है। दोनों देशों में अधिसंख्य धर्मावलंबी एक है, जिनके रीति रिवाजों में साम्य है। राजनीतिक रूप से ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी भारत नेपाल का संरक्षण और संवर्धन करता है।
दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों को लेकर जब भी बात होती है तो चीन का जिक्र जरूर होता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा नए विवादास्पद नक्शे को मंजूरी देना और उसमें 3 भारतीय क्षेत्रों लिपुआ धूरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में दिखाना किसी और के इशारे पर किया गया काम लगता है। यह कोई और नहीं, चीन हो सकता है। यह मामला करीब 200 साल पुराना है। 18वीं शताब्दी में नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच युद्ध के बाद 1815 में एक समझौता हुआ जिसमें यह तय हुआ था कि ये क्षेत्र ब्रिटिश राज के अधीन होंगे। 1950 और 1970 के दशक के बाद नेपाल ने फिर इस मुद्दे को उठाया और नेपाल के इस कदम के पीछे चीन का हाथ दिखता है, क्योंकि जिस क्षेत्र पर नेपाल ने अपना दावा किया है वह चीन की सीमा से भी लगता है। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर के धारचूला लिपुलेख मार्ग का लोकार्पण किया गया, तब नेपाल की ओर से यह कहा गया कि यह क्षेत्र उसके हैं। यह मार्ग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुगम होगा और उनके समय की बचत होगी। पहले तीर्थयात्रियों को आने जाने में 2 से 3 सप्ताह लगता था, अब इस मार्ग से 1 सप्ताह में ही वह अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। यह नई सड़क पिथौरागढ़ तवाघाट घटिया बाढ़ मार्ग पर विस्तृत है। नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है, परंतु वहां का शासकीय व्यवस्था कमजोर है। अप्रैल 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई दिल्ली में कहा था कि हम भौगोलिक रूप से भारत के पास हैं, आना जाना बिल्कुल आसान है, सांस्कृतिक समानता है और ऐसा सब कुछ है जो दोनों देशों को भाता है। इस सिलसिले में एक उदाहरण मेरे क्षेत्र छपरा में गंगा नदी का कुल्लू घाट है। यहाँ गंगा नदी पर भारत सरकार द्वारा एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है जो बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का से निकलकर यहाँ पहुंचेगा और मालवाहक जहाजों से सामान उतारकर एक निर्माणाधीन मार्ग से नेपाल की सीमा में प्रवेश करेगा। पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन और स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और कल पुर्जे, कोयला, सीमेंट, रसायन समेत नेपाल को 80% आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भारतीय मार्ग से की जाती है। भारत नेपाल के लिए जीवन रेखा के समान है। इसी को देखकर चीन नेपाल में प्रवेश कर पैर पसार रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। यदि नेपाल वैश्विक सियासी परिस्थितियों के कारण भारत से अलग राय रखता है तो हम अपना दुश्मन नहीं मान सकते, लेकिन वहां की सरकार को चाहिए कि वह भारतीय राजदूत से सलाह मशवरा कर समस्या का हल निकाले। बातचीत ही यह इस समस्या का हल है। इस समय ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे दोनों देशों की जनता के मैत्री संबंधों में कटुता आए। दोनों देशों में सीमा के आर पार निर्बाध रूप से आने जाने की जो परंपरा रही है वह बाधित नहीं होनी चाहिए। भारत ने नेपाल में शांति प्रक्रिया के लिए हमेशा एक निर्णायक भूमिका निभाई है और लोकतंत्र स्थापित करने में भी सहयोग दिखाया है। नेपाल सरकार द्वारा उठाया गया मसला सामान्य है, पर चिंता इस बात की है कि इस विषय को उसने भारत के समक्ष रखने के बजाय अपनी कैबिनेट में रखा। लगता है कि नेपाल सरकार इस मामले को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाह रही है। इसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस समय जहां वह कोरोना वायरस के कारण चौतरफा आरोपों से घिरा है, वहीं भारत वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व करने की तरफ अग्रसर है। नेक्स्ट आर्टिकल है विपक्ष की राजनीति। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक का उद्देश्य यदि कोरोना संकट का सामना करने में केंद्र सरकार और देश की जनता की मदद करना था, तो वह पूरा होता नहीं दिखा। कुछ विपक्षी दलों की अनुपस्थिति से 2-4 हुई यह बैठक महज आलोचना की उचित चरितार्थ करती नजर आ रही है। इस बैठक में कथित तौर पर समान सोच वाले दलों की भागीदारी की। इसका मतलब जो भी हो, लेकिन यह ठीक नहीं कि जब कोरोना कहर सरीखे अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने वाले संकट का सामना करने में दलगत हितों से परे हटने की जरूरत थी, तब जाने अनजाने राजनीतिक एकजुटता को भंग करने की कोशिश की गई। राजनीतिक एकजुटता का अभाव तो कोरोना संकट का मुकाबला करने में कठिनाई ही पैदा करेगा। वक्त की जरूरत यही थी कि इस कठिन समय दलगत हितों को प्राथमिकता देने वाली राजनीति से बचा जाता, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष ने यह जरूरी नहीं समझा। इससे इनकार नहीं है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे कठिन हालात का मुकाबला करने में तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन यह स्थिति तो करीब करीब हर देश की है।
कोई भी देश और यहाँ तक कि भारत से कहीं अधिक समर्थ और संपन्न देश भी कोरोना कहर का मुकाबला करने में ढेरों परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है ट्रेनिंग में शौचालय नहीं जा पाएंगे क्रिकेटर। देखिए, इस समय खेल जगत वाली जो न्यूज़ होती है उसमें कोई खास न्यूज़ है नहीं। अब इस न्यूज़ में है कि ट्रेनिंग के दौरान ना तो क्रिकेटर शौचालय जा पाएंगे और ना ही मैच के बीच क्रिकेटरों को मैदानी अंपायरों को कैच या चश्मा सौंपने की इजाज़त होगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जब दोबारा से मैदान में उतरेंगे तो उन्हें अपनी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। यह दिशा निर्देश आईसीसी ने क्रिकेट की बहाली को देखते हुए जारी किया है। इसके तहत खिलाड़ियों को अपने निजी सामान जैसे कैप, तौलिया, चश्मा, जंपर्स अंपायर या अपने साथी को देने की छूट नहीं होगी। आईसीसी ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि खिलाड़ियों और अंपायरों को शारीरिक दूरी बनाकर रखनी होगी। ऐसे में खिलाड़ी अंपायरों को अपना निजी सामान नहीं सौंप पाएंगे। तो स्पोर्ट्स पेज की एक ये न्यूज़ थी हमारे लिए। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। आरबीआई ने दी बड़ी राहत, घटेगी ईएमआई। रेपो और रिवर्स रेपो दरों में 40 आधार अंकों की कटौती की गई है और ये दरें 2 दशकों के निचले स्तर पर आ गई हैं। बंगाल को एम्फान जो तूफान था उससे राहत के लिए 1000 करोड़ और उड़ीसा को 500 करोड़ की सहायता दी गई है। चीन ने अपना रक्षा बजट 6.6% बढ़ा दिया है और ये 179 बिलियन डॉलर है, लगभग 13,60,000 करोड़ रुपए का। ब्राजील रूस में हालात बेकाबू हो गए हैं। ब्राजील में एक दिन में 1188 की मौत हुई है और कुल 18,500 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय बैंक ने वक्त पर दी राहत, ऐसा स्टेटमेंट दिया है एसबीआई ने। तो ये आज का यानी कि 23 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।